शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति का। इससे पहले देखोगे राजनीतिक कारण पढ़ा दिए और आर्थिक कारण भी पढ़ा दिए, और आर्थिक कारण इसके बाद जो है कि सामाजिक और धार्मिक कारण बताना था मुझे। नहीं, सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ेंगे आज हम लोग। सामाजिक और धार्मिक कारण 1857 की क्रांति का एक ऐसा प्रमुख फेज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझ जाओगे ना आज, तो तुम्हें ये लगेगा कि 1857 की क्रांति होने का सबसे बड़ा रीजन जो मिला मुझे, यदि इस फेज को यदि समझ जाओगे, और इस फेज से समझ में ये आएगा, आज का जो फेज हम समझेंगे कि हमारे भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति किस तरह रूढ़िग्रस्त थे। यानी कि आज हम लोग सामाजिक और धार्मिक अवधारणा को देखेंगे। 1857 की क्रांति में जो राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ, जो 1857 क्रांति हुआ, उसका एक प्रमुख फेज है क्या? सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ठीक है। ये 1857 क्रांति का आज प्रमुख फेज जो है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले देखोगे हम राजनीतिक एक फेज देख लिया था। इसके बाद आर्थिक एक फेज देख लिया था। आज है हमारा सामाजिक, आज का फेज यही ना, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। देखोगे प्रत्येक कारण को हम फेज बाय फेज करके जो है कि चरणबद्ध रूप से जो है कि एक एक करके पढ़ा है, और उस पर एक एक वीडियो लेके हम दिए हैं ना। इसलिए आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन पे, आपको जो है कि राष्ट्रवादी चेतना का उदय है, अब ब्रैकेट में मिलेगा 1857 की क्रांति। उसमें दिया होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उसमें कौन सा रीजन, कौन सा कारण पढ़े हैं, 2 वीडियो मिलेगा पृष्ठभूमि के नाम से। और उसके बाद आपको मिलेगा क्या कहते हैं कि राजनीतिक का फेज मिलेगा। इसके बाद जो है कि आर्थिक का फेज मिलेगा। इसके बाद जो है कि आज जो आपको मिलेगा सामाजिक और धार्मिक। इस फेज को आज समझना बहुत जरूरी है, सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले मुझे आगे फिर इसका हम रीजन थोड़ा आगे लेके जाएंगे, तो सैनिक कारण जब पढ़ेंगे उनमें से हम थोड़ा सा हमको मैप का आवश्यकता होगी, तो हम थोड़ा सा मैप को थोड़ा ड्रॉ करते हैं कुछ पल के लिए, वीडियो को रोक करके। चलिए हम मैप ड्रॉ करते हैं। चलो मैप बन गया। अब ये जब तैयार हो गया, तो हम जो सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ेंगे, तो इससे पहले जो पहले क्लास में हम बताए थे आर्थिक कारण, क्या पढ़ाए थे? एक फेज देखोगे तो हम एक फेज जो पढ़ाए हैं, दूसरा फेज था ये आर्थिक कारण हम आपको पढ़ाए थे। आर्थिक कारण 1857 क्रांति का होने में आर्थिक रीजन क्या था? तो आर्थिक रीजन में हम बातें किए थे, एक बातें था भू राजस्व की। किसकी बातें थे? और बताए थे कि आर्थिक कारण को समझने के लिए हम समझाए थे, थोड़ा सा याद करो पिछले क्लास में, यदि ऑनलाइन वाले नहीं देखे हैं, पिछले वाले आर्थिक कारण को आप थोड़ा देखेंगे शुरू से, आपको समझ में आएगा ज़्यादा।
तो आर्थिक कारण हम बताए थे कि आर्थिक का मतलब होता है कि व्यापार के साथ धन संपत्ति में अपार लाभ हो, अपार लाभ हो मतलब बहुत ज्यादा लाभ। अंग्रेज जो यहाँ आया था वो व्यापार करने के लिए आया था। अब व्यापार का उद्देश्य ही होता है कि अधिक से अधिक मुनाफा होना, अधिक से अधिक क्या लाभ, धन संपत्ति को कमाना। व्यापार का अर्थ यही होता है। उनमें से दो अंग्रेज, जिसमें कि एक बताए थे लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी, दोनों का एक राजनीतिक कारण से लेकर के आर्थिक कारण में हम बातें किए थे। आर्थिक कारण में हम बातें किए थे लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताए थे ना। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताए थे किस तरीका से जो है कि हड़प की नीति लाता है और वो साम्राज्य वृद्धि करता है, और साम्राज्य वृद्धि करने के साथ साथ वो मैक्सिमम जो है कि व्यापार को और फैलाता है। साम्राज्य वृद्धि होगा तो व्यापार फैलेगा उसका, और व्यापार जब फैलेगा तो इस स्थिति में हम बातें किए थे कि 1848 से लेकर के 1856, यही ना, क्या करना था, उसको लाभ कमाना था। अब इसमें बताए थे लाभ कमाने में इतना साम्राज्य वृद्धि कर देता है, वृद्धि के साथ इतना व्यापार हो, इसका बढ़ोतरी हो जाता है, जिसके कारण बीच में बताए थे डलहौजी जो है कि आर्थिक इस तरह शोषण करता है कि ट्रेन भी बीच में चलाता है वो अपने लिए नहीं। यही ना 1848 से लेकर 1856 के बीच में देखो 1853 में ट्रेन चलता है, रेल हमारे यहाँ ज्यादा आता है। ये डलहौजी के शासन काल में ही आया था। तो आर्थिक रीजन हम समझ गए थे। आर्थिक रीजन में ये बातें समझते हुए हम तब दूसरा बताए थे कि भू राजस्व में बताए थे कि भू राजस्व प्राप्ति करने के लिए उसमें से बताए थे कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उसने टैक्स को बढ़ा करके 50% तक कर दिया था। कितना कर दिया था? 50% तक टैक्स कर दिया था। इसमें किसान जो है कि अपने उपज से, चाहे सुखाड़ वाला एरिया हो चाहे वो बाढ़ग्रस्त एरिया हो, इस स्थिति में भी जो है कि उस पे 50% कर देने के लिए इतना बड़ा बोझ आ गया था कि अपना खेती या संपत्ति जो भी हो पाता था उससे कर चुकाने के बाद भी फिर भी कर्ज बच जाता था, जिसके कारण क्या होता था, सभी जो है कि सभी किसान वर्ग समाज सभी क्या था, असंतोष की भावनाएं से जी रहा था। दूसरा इसी में हम थोड़ा एक कारण और लाए थे, क्या, किसानों के ऊपर जबरन खेती ना, क्योंकि यहाँ से जब वो जाता था तो यहाँ से जो है कि मैक्सिमम जो है कि यहाँ से जब धन को लेके जाता था उधर से वो व्यापार करने के लिए जो भी वस्तु सामान लाता था बेचने के लिए, उस वस्तु के निर्माण के लिए बहुत ऐसा चीज था, बहुत ऐसा कच्चे माल की आवश्यकता होता था जो कि इंग्लैंड में ऐसा प्राप्त नहीं होता था, जो कि भारत में ही जो है कि किसानों को बाधित करके उत्पादन करने के लिए जो है कि जोड़ देता था कि उत्पादन करके मुझे देना पड़ेगा। यही फिर उत्पादन लेकर के जो है कि लेके जाता था इंग्लैंड, फिर वहां से वस्तु बना करके हमारे यहाँ आता था। याद है ये सब बातें बताए थे हैं, ये सब बातें बताए थे, ध्यान है ना। हम आर्थिक कारण थोड़ा सा, तो उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं तुरंत। यदि ये नहीं समझेंगे फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे। इसके बाद बताए थे कि इतना जो है कि इसी बीच में बताए थे कि अब किसानों के ऊपर जो खेती करने के लिए जो जोर दिया गया, नहीं दिया गया बाबा ने, यहाँ ध्यान दे, समझ यहाँ पे, ठीक है। अभी समय ही है, थोड़ा सा मच्छर मक्खी ये वो दर्द जो है। अब किसानों को जो है कि क्या खेती करने के लिए बाध्य किया था, बताए थे कि बिहार के किसानों को जो है कि वहाँ उत्पादन, जो कपड़े उत्पादन होता था, कपड़े में आवश्यकता होती थी रंग के लिए चाहिए नील, इसलिए बिहार के किसानों को बाध्य किया था कौन सा खेती करने के लिए, नील की खेती। और नील की खेती करने के लिए जो है कि उसने जो है कि कहा था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में जो है कि नील का खेती उपज करके देना पड़ेगा। इस विधि को कहा गया था 3 कठिया प्रणाली, यानी कि 3 कठिया प्रणाली लादा गया था बिहार के किसानों पर, नहीं लादा गया था। और बंगाल और असम के क्षेत्र में जो है कि चाय के उत्पादन को जो है कि दिया था, क्योंकि ब्रिटेन में जो है कि क्योंकि ब्रिटेन एक ठंडा देश है, ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश में वहाँ पर जो है लोग ठंडे में सुस्त हो जाता है, सुस्त को भगाने के लिए जो है कि चाय का सेवन पसंद करता है, कॉफी का ज्यादा सेवन पसंद करता है। नहीं बताए थे इसी, पीछे वाला वीडियो मिलेगा ऑनलाइन वाले, यदि आप नहीं पढ़े हैं इसको वीडियो, पीछे वाला वीडियो में देखिए। हम उसका थोड़ा सा एक मतलब जो है कि स्पीड में थोड़ा सा बातें लेके आ रहे हैं, फिर ये जब बातें आ जाएंगे हम यहाँ से, फिर हम आगे यहाँ आ जाएंगे। चाय जो है कि असम में इसलिए उत्पादन करवाता है क्योंकि चाय मात्र
गर्मी वाला प्रदेश में ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है उत्पादन हो सकता है, ठंडा प्रदेश में चाय उत्पादन नहीं हो सकता है। चाय में गुण यही है कि इसका उपज होता है गर्म वाला प्रदेश में, उपोष्ण वाला प्रदेश में, और जो है कि उस सेवन किया जाता है ठंडा प्रदेश में। इसलिए उत्पादन यहाँ चाय करवाता था और सेवन करने के लिए इंग्लैंड लेके जाता था, है कि ना है। आज उसी का लत जो है कि चाय का उत्पादन जब वृद्धि हुआ तो हम लोग गर्मी और ठंडा सब दिन जो आज हम टेबल पे चाय पीने का शौकीन हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं चाय का जबरदस्ती। हालांकि अभी भी देखो चाय हमारे यहाँ अभी भी है ही। इसके बाद कहवा बताए थे, नहीं, रबर की कहवा कर्नाटक के क्षेत्र में, और केरल रबर की खेती के लिए केरल क्षेत्र बताए थे, नहीं बताए थे, यानी कि ये क्षेत्र बताए थे यहाँ पर जो है कि यहाँ रबर की खेती के लिए, ये क्षेत्र बताए थे कहवा के लिए ना, कहवा के लिए। और यहाँ पर बताए थे क्या, नील की खेती करने के लिए। बंगाल के क्षेत्र में बताए थे चाय खेती के लिए। ये सभी क्षेत्र असम बंगाल सब में, और भी बहुत सारा है, इधर भी है चाय के लिए। तो ऐसे बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां पर किसानों को बाधित कर दिया था कि मुझे उपज करके देना ही पड़ेगा। ये सभी हम आर्थिक कारण में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। सबसे इससे बड़ा और आर्थिक कारण में सबसे बड़ा उलझन ला दिया 1813। हम बताए थे 1813 चार्टर अधिनियम, है ना, 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 18 चार्टर अधिनियम पढ़े थे ना, इसको हटाओ, क्या दिक्कत है। 1813 का चार्टर अधिनियम बताए थे कि 1813 से 1813 तक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि पूर्व जो है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करता था, सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करता था, व्यापार करता था। 1813 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 तक व्यापार कर सकता था, इससे पहले व्यापार करता था, लेकिन इसका अधिकार जो है कि कुछ लिमिट करके कुछ अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा देता है। 1813 का चार्टर अधिनियम आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले व्यापार करता था, इसका अधिकार जो है कि 20 साल के लिए बढ़ा देता है और कह देता है कि चाय और चीन के साथ व्यापार इसका अधिकार रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो है कि और क्या किया था इसने, और बोला था क्या, इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के सभी व्यापार के लिए ना, सभी व्यापार के लिए रास्ता खोल देता है। और कहा था कि ब्रिटेन का जनरल जितने भी छोटे बड़े कंपनी है सब के लिए खुले बाजार की नीति लागू कर देता है। अब सभी प्रकार का जो कंपनी यहाँ आकर के जो है कि बिजनेस कर सकता है। नहीं, यही देखना एक रीजन हम निकालेंगे, इस चीज को सही समझना, ठीक है, इसको सही समझना। हम थोड़ा सा पीछे क्लास पे भी रिवाइजिंग डाल रहे हैं। अब जो है कि सभी प्रकार कंपनी आ सकता है, और यह हमारे यहाँ का कंपनी का जब सभी प्रकार का कंपनी जब हमारे यहाँ आ जाता है तो हमारे यहाँ जो वस्तु निर्माण होता था उस वस्तु का वैल्यू क्या हो जाता है, गिर जाता है, डिमांड क्या होता है, गिर जाता है, और हमारे यहाँ का वस्तु महंगी हो जाती है और उन लोग का वस्तु यहाँ कैसी हो जाती है, सस्ती हो जाती है, जिसके कारण जो है कि लोग एफर्ट ज्यादा कर रहा है खरीदने का, बाहरी वस्तु खरीदना पसंद ज्यादा करता है। सिंपल सी बात, जो महंगा है उसको क्यों खरीदेगा, इसलिए वहां से आया हुआ वस्तु सस्ता हो गया था, जो कि लोग जनरली वही ज्यादा खरीदता था, जिसके कारण क्या हो गया, हमारे यहाँ जो है कि कामकाजी जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले सब लोग थे, छोटे उद्योग के क्षेत्र से में जो काम करने वाले थे, सबका क्या हो गया, सबका जो है कि रोजगार ठप पड़ गया, उद्योग क्या हो गया, छोटे जो उद्योग सब क्या हो गया, खत्म हो गया। मजदूर सब जो है कि मजदूरों का कम लगना बंद हो गया। अब किसान भी तबाह है। ये कई रीजन था, इसी रीजन में उस समय व्यक्ति रूढ़िवादी भी काफी था। रूढ़िवादी भी क्या था, काफी था, क्योंकि जब अंग्रेज जब यहाँ आया था उसने यहाँ के धार्मिक व्यक्तियों का, रूढ़िवादी समाज को ज्यादा देखा उसने। क्या देखा उसने, इसी चीज का चर्चा हम आते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण को समझेंगे, ठीक है। इसी बीच में देखोगे एक पॉइंट और इस चीज का है, इस चीज का आता है ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी ईसाई मिशनरी कौन था ये? ईसाई मिशनरी एक क्या था, एक ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाला, शिक्षा और धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जो ब्रिटेन से चलाया गया एक कहिए कि ईसाई मिशनरी एक संस्था तरह काम करता था,
जो एक क्षेत्र में शिक्षा और धर्म प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ काम करता है, वो ईसाई मिशनरी कहलाता है। अब ये ईसाई मिशनरी जो है कि भारत आया जब, उसने भी धर्म प्रचार प्रसार खूब करना शुरू किया। ठीक है, इसी का असर है कि हमारे यहाँ ईसाई धर्म का जो है कि अधिकांश राज्यों में जो है कि देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे तबके लोग सब जब पूरा तबाह हो गया था, तो वो सभी जो है धीरे धीरे जो है कि ईसाई धर्म अपना लेता था, और बच्चे को शिक्षा पूर्ति करने के लिए, अन्य भी चीज पूर्ति करने के लिए ईसाई धर्म में आने के बाद उसे कई तरह की सुविधा मिलना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर भी देखो ईसाई मिशनरी आता है और ब्रिटेन के सभी कंपनी का व्यापार खोल देता है। हमारे यहाँ सब एक पर एक आ गया, और जो है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, 20 वर्ष के लिए इसका अधिकार बढ़ा देता है। कई रीजन रहा है, इसमें से एक प्रमुख रीजन देखोगे ईसाई मिशनरी। आर्थिक में देखोगे एक ईसाई मिशनरी जब आता है यहाँ पर, तो वो यहाँ के गरीब तप लोगों को, धर्म रूढ़िवादी समाज को वो जो है कि बदलने का प्रयास करता है, और उनमें से खास करके जो है कि अब धर्म प्रचार के साथ साथ अब शिक्षा भी देना प्राथमिक समझता है ये। ठीक है, अब यही सब चीज देखेंगे हम यहाँ पे कैसा काम करता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक कारण को। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण में इसमें देखोगे 2 अंग्रेज इसमें प्रमुख रहे हैं। ठीक है, 2 अंग्रेज कौन रहे हैं? प्रमुख रहे हैं, जो कि सामाजिक और धार्मिक कारण में जो है कि बड़ा यहाँ के रूढ़िवादी व्यक्तियों का जो है कि अड़चन का काम करता है। ये ध्यान दोगे 1800, हम बताए थे 1848 से लेकर के 1856 इस बीच में बताए थे, इस शासन काल के बीच में जो था लॉर्ड डलहौजी था, न है? लॉर्ड कौन है? डलहौजी। इस बीच में लॉर्ड डलहौजी है, और लॉर्ड डलहौजी का पूरा शासन काल में कुछ बहुत सारी बातें बताए हैं। इसी बीच में जो है कि 1856 में ही 1856 में ही 1800 हाँ ठीक, हाँ समझ गए, ठीक है। 1856 में ही, ध्यान दोगे 1856, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, इसके बाद एक पॉइंट और ऊपर लिखेंगे, दूसरा तीसरा लिखा 1856 में ही, ध्यान दोगे 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर जो है कि हमारे यहाँ कई एक धार्मिक कुप्रथाएं था। प्रथा समझते क्या होता है? हमारे यहाँ जो था ना कुछ प्रथा था। प्रथा का मतलब होता है हमारे धार्मिक हिंदू समुदाय के लोग जिस धर्म के नियम पे चलता है, जिस धर्म के नियम पे चलता है, उसमें बहुत ऐसा नियम था जो सही नहीं था। उनमें कौन सा ऐसा नियम था जो सही नहीं था? इसमें से एक था सती प्रथा। ठीक है, हमारे हिंदू सांस्कृतिक समाज में जो लोग जो है कि अवधारणा को ढो के चलता है, एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी से कई पीढ़ी तक चलते चले जाता है, ऐसी अवधारणा को हम क्या बोलते हैं? प्रथा बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे अवधारणा में क्या अवधारणा था? हमारे अवधारणा है एक थी जो प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं इस चीज को, जो हमारे जो है कि अभी से लगभग जो है कि देखो 1800 की बातें कर रहा है, अभी 2000 प्लस में है, यानी अभी से 250 साल पहले यदि देखा जाए तो हमारे समाज के जो लोग थे उसके मन में यह अवधारणा थी कि व्यक्ति का विवाह बचपन में ही हो जाना चाहिए, ये अवधारणा थी। इसलिए उस समय जो है ना बचपन में ही विवाह, बाल विवाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बाल विवाह। तो बाल विवाह हमारे यहाँ एक प्रथा था, जो हमारे समाज, हिंदू समाज, हिंदू धार्मिक समाज जो इस चीज को लेके चले आ रहा था। इसी बाल विवाह में, तो बाल विवाह हो रहा है, तो बाल विवाह हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है कि उम्र में वही 5-7 साल 8 साल होगा। अब इस अवस्था में ऐसा होता होगा कि कुछ समय के बाद यदि 15, 16, 17 साल तक में यदि संजोग कुछ ऐसा रहा होगा कि उसका पति मर जाता हो, तो मरने के बाद जो है कि अब वो जो है कि अब क्या हो गया, वो अब सतीन हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सती हो जाएगा। सती मतलब क्या हुआ, जिसका देखो सती का मतलब यहाँ पे सती होना अलग, सती और विधवा होना अलग चीज है। हम इस चीज को समझाना चाहते हैं। सती सती अर्थ होता था जो पति को ईश्वर मानता है और पति की सेवा के लिए मर भी सकती है, पति उसका सर्वोच्च है, ऐसे नारी सती कहलाई। जो पति के मरने के बाद भी, उस समय हमारे हिंदू धार्मिक समाज में ये अवधारणा थी कि पति सर्वोच्च है, पति के मरने के बाद भी पति जो स्वर्ग जाएगा वहां उसका कौन सेवा करेगा, इसलिए जो है कि पत्नी को भी पति के साथ मरना होता था। और उस समय जबरन ये चीज नहीं था, स्त्री के मन में यह अवधारणा ही थी इस प्रकार कि ये सही था कि उसके पति के मरने के बाद वहां फिर स्वर्ग में कौन सेवा करेगी, इसलिए पति के साथ भी वो जल के मर जाती थी। आई बात समझ में? तो ऐसी अवधारणाएं जो महिलाएं जो है कि जो रखती थी से ऐसी बातें, तो ऐसी बातें रखना जो कि समाज का आज के सोच में नहीं सही है। ये आज यदि हम सोचे इस चीज को, ये सही नहीं है। तो नहीं, तो उस समय के लिए, उस समय काल में जो चल रहा था उस समय के लिए अच्छा था। तो ऐसे सोच वाले व्यक्ति जो उस समय थे, ऐसे बुद्धि वाले जो कि भविष्य में इस चीज का जो है कि चिंतन नहीं कर पाते थे कि हम, मुझे भी जीने का अधिकार होगा, जो प्राचीन जो रीति रिवाज चले आ रहा था उसी को लेके चलता था। इसी को कहते हैं रूढ़िवादी समाज, इसी को कहते हैं रूढ़िवादी व्यक्ति। ऐसे 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 नीति को लेके चलना रूढ़िग्रस्त माइंड बोलते हैं। समझ में आया बात? रूढ़िवादी समझ में आया? जो धर्म के अलावा दूसरा कोई प्रावधान नहीं समझे, जो धर्म कहता है वही सिर्फ सही है, दूसरा और कोई सही नहीं हो सकता। इसमें जो सती था, ध्यान देना, सती प्रथा, तो सती प्रथा का मतलब होता यह था कि जो नारी पति के साथ मरेगी वो सती हो गई। आई बात समझ में? तो सती प्रथा का मतलब था कि पति के साथ जल के मरना, पति के साथ जल के मरना। और ये क्यों मरती थी? ऐसी अवधारणाएं थी उस समय, ऐसा सोच था उस समय, ऐसा रूढ़िवादी समाज का महिलाओं का भी सोच था कि पति के साथ हम जल के जाएंगे, साथ में मर के हम भी जाएंगे, तो स्वर्ग में उसका सेवा करेंगे। आया समझ में? इसलिए नारी भी उस समय पूरा रूढ़िवादी थी। यानी कि देखा जाए तो सती प्रथा, तो सती प्रथा जब अंग्रेज जब यहाँ आया तो इस प्रथा का विरोध किया। तो विरोध किया 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में एक अंग्रेज है जिसका नाम है लॉर्ड केनी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ध्यान देना, ठीक है? समझ आया बात? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये अंग्रेज सब बड़े अधिकारी के रूप में थे, वायसराय थे, ठीक है? ये आगे चल के हम बताएंगे, गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड केनिंग सब के बारे में लेके आएंगे, इस सब चीज को लेके। ये बड़े अधिकारी के रूप में, अंग्रेज के बड़े अधिकारी के रूप में थे, आला अफसर थे सब चीज, ठीक है? जो करते थे वो होता था। यो अंग्रेज, ये लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग आया था, तो इसने जो है कि इसने 1829 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसने जो है कि सती प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा अंत यानी कि रोक लगाए थे। इसने ये बोला था, ध्यान देना, सती प्रथा 1829 ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं हम? सती प्रथा, क्या बोल रहे हैं? सती प्रथा। और सती प्रथा का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? पति के साथ जल के स्त्री को भी मरना होता था, ठीक है? अब बोलोगे सर फिर विधवा क्या हुआ? पति मरने का मतलब विधवा, फिर वो इसका मतलब वही स्त्री जो है कि जिंदा रह जाती होगी तब ना विधवा कहलाता होगा। इसका विधवा का मतलब होता है कि पति मर गया हो और स्त्री जिंदा हो, विधवा उसी ना कहते। ये आज का टॉपिक बड़ा समझने वाला बात है। तुम अपना सोच डेवलप कर पाओगे यहाँ पे कि बात क्या हो रहा है यहाँ पे। उस समय जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है कि हमारे भारतीय समाज में
जो रूढ़िवादी थे, ध्यान दोगे, जो रूढ़िवादी समाज थे, रूढ़िवादी रूढ़िवादी समाज, समाज के लोग, चाहे वो स्त्री हो या कौन हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये दोनों रूढ़िवादी, दोनों। अब ऐसे में से जो स्त्री जो है कि जो स्त्री यदि नहीं मरेगी पति के साथ, उसे कई दृष्टि से देखा जाएगा, उसे कई दृष्टि से देखा जाएगा। तो उस समय जो था, उस समय जो है कि सिर्फ जो है कि सती प्रथा नहीं थी हमारे यहाँ, उस समय सबसे ज्यादा नारियों के लिए खास करके पर्दा प्रथा भी था, अभी भी है, अभी भी इस चीज को हम लोग कुछ चलते लेके पर्दा प्रथा। आज हम लोग पर्दा प्रथा से थोड़ा सा पर्दा जो है कि छोटा पड़ने लगा है, पर जो है कि पर्दा प्रथा आज भी हमारे समाज में है। पर्दा प्रथा समझते हो, घूंघट। उस समय जो नई कन्या आती थी किसी के यहाँ, तो उस कन्या का जो है कि घूंघट यहाँ तक देखोगे, हमारे समाज में भी जब शादी विवाह नहीं आता है तो नई कन्या का देखोगे जो है कि घूंघट है यहाँ तक रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो ऐसे में से पर्दा प्रथा उसमें प्रमुख था, आज भी है। तो पर्दा प्रथा का बड़ा फायदा हुआ था उन समय में। अब इसमें से देखोगे, अब इसमें से सती और पुरुष कैसा रूढ़िवादी था, जो पुरुष समुदाय के लोग था, स्त्री समुदाय की थी, तो अब सती प्रथा में तो स्त्री समुदाय के ही ज्यादा रूढ़िवादी होगी, जो पति के साथ जानबूझ के मरती थी। जबरदस्ती नहीं मरना, जबरदस्ती समाज के लोग नहीं जला देता था, जानबूझ के स्त्री मरती थी कि हमारा पति का सेवा उस वर्ग में कौन करेगा, और मेरे अलावा फिर दूसरा शादी कर लेगा वहां तब नया समझ में। इसलिए जो है कि पति के साथ वो भी जल के मरती थी, उसको ये नहीं पता था कि जीने का अधिकार मुझे भी होना चाहिए, उसको होना चाहिए, होना चाहिए, मरती थी। जो कुछ स्त्री समझदार हो जाती थी, पर्दा प्रथा में रहती थी, पर्दा में रहती थी, तो आप बताओ, तो इसमें से अब सती होने का दो रीजन हो जाता था। एक तो बाल विवाह भी था, उस समय बाल विवाह भी था, तो बच्चे में शादी विवाह हो जाता था। जब बच्चे में शादी होगा तो मान चलो कि 12-15 साल में हो गया होगा किसी को, कोई जो है कि ऐसे हैजे से मर गया हो, न कौन और बीमारी से मर गया हो, तो अब 16 साल में, 12-15 साल में जो अब जो है कि वो जो है कि छोटी सी जो है कि दुल्हन के रूप में जो भारतीय नारी जो थी, जो अपने आप को वो क्या कहेगी, हम उसके साथ अब मर के जाएंगे। अब उसको मरने का क्या जरूरत है, इसका मतलब है कि उसको तभी वो चीज का समझ नहीं है, तो ऐसे में से वो विधवा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उस समय जो था ना, उस समय विवाह का कई पद्धति था। शादी के बाद जो है ना, जिसको गौना बोलते थे, गौना काफी समय 5-7 साल 8 साल के बाद डिस्टेंस पे होता था, गौने ना बोलते हैं उसे, इस डिस्टेंस में होता था। इसी बीच में पता चला कि ओकर पति टपक गया है, तो अब यहाँ पे जो बैठे बैठे ये सती हो गई, विधवा हो गई। तो विधवा, अब इसी बीच में देखोगे, इसी समाज में अब जो स्त्री क्या हो रही है, विधवा भी हो रही है। समाज की स्त्री क्या हो रही है, सती भी हो रही। सती मतलब हो गया जल के मरेगी, अब साथ में पति के साथ में। अब विधवा भी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या विधवा हो रहा है, विधवा हो रही नहीं हो रहा यहाँ पे, तो उसका क्या दोष है, वो मरा वहां पर। ऐसे में से छोटी जो बच्ची जो घर में थी, जो बेटी थी घर में, अब तो वो विधवा कहलाएगा। तो विधवा का जीवन एक ये भी आ गया कि अब वो जो है कुमार, मतलब जो है कि विवाह के बाद, बचपन में बाल विवाह हुआ था, इसके बाद ऐसे थी, अब नॉर्मल थी, कोई संतान भी नहीं था, अब पति मर गया, अब विधवा कहलाएगी वो, जिंदगी भर उससे शादी को नहीं करेगा। ऐसे विधवा को जो है कि हमारे समाज के बीच में बड़ा प्रताड़न होता था। प्रताड़न ये होता था कि विधवा, एक विधवा ये लाए, ये विधवा कुछ अलग ढंग का विधवा हुआ कि बाल विवाह से विधवा बनी होगी। एक विधवा ये होती थी, ध्यान देना, सही समझना इस चीज को, ठीक है, ध्यान समझना। इसी बीच में एक विधवा और होती थी, कैसी विधवा, इसी बीच में देखो तो मान लो कि विवाह हुआ, ठीक है, मेल फीमेल,
ठीक है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, विवाह हुआ। अब विवाह जैसे हुआ, अब स्त्री भी थोड़ा सा कुर्सेला की थी, समझदार थी, अच्छे शहर की थी, भागलपुर पूर्णिया, समझदार स्त्री थी। और वो किसी राजा महाराजा के या नॉर्मल परिवार के कहीं विवाह होके आया, और जब वो आई तो पता चला कि शादी के कुछ समय के बाद जो है कि पति रोग से ग्रसित हो चुके थे, कई किसी रोग से ग्रसित थे, और जो है कि पति जो है कि रातें में मर गया पति, रातें में क्या हो गया, मर गया। अब मरा हुआ कौन, किसने देखा है, उसकी पत्नी ने सबसे पहले। समझा रहा बात। अब इसमें से जो जिसका पति मर गया, इसमें से पति जब मर गया तो पति को वो मरा हुआ देख रहा है, और उसके दिमाग में तुरंत ये बात हो रहा है, अब मुझे सती होना पड़ेगा। पति मर गया ना, उसे क्या होना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। सती प्रथा का नियम है कि पति के साथ मरना होगा, और वो जानती है कि पति के साथ मरेंगे, पति के साथ हम भी मरेंगे तो मेरा भी जीवन अंत हो जाएगा। और ये थोड़ा समझदार स्त्री है, इसलिए उस समय घूंघट की प्रथा थी, एकदम घूंघट नीचे डाली, अब भोरे 4 बजे भाग गई घर से। समझ में आ रहा है। अब जो ये मर गया, अब ऐसे स्त्री क्या हो गया, घर से जो है क्या पर्दा प्रथा, घूंघट। अब कोई स्त्री इतना बड़ा घूंघट लेकर के घर से बाहर जा रही है, कोई कहेगा थोड़ा कौन जा रहे हो, मुंह दिखा के जाओ, नहीं ना बोलेगा, नहीं ना। मतलब शादी विवाह के बाद जो है कि 10 दिन में उसका पति मर रहा है, संजोग से किसी प्रकार से मर गया, ठीक है। अब ऐसे में से जो है कि वो स्त्री जो है कि जानता है कि मेरा जीवन जो है शुरुआत हुआ रे, मर गया मेरा पति। अब ऐसे स्थिति में से लड़की के दिमाग में इस बात का दिमाग में फूल रहा है कि या तो सती या तो विधवा। समझा रहा बात, या तो सती या तो विधवा। कुछ समझदार स्त्री है ये। अब ऐसे में से पर्दा प्रथा का फायदा उठाया, उसने घूंघट डाला यहाँ तक, और भोरे 4 बजे तक क्या हो गया, फिर अब सुबह सब घर वाले को पता चला, घर से क्या हो गया, बाहर ना, क्या लेकर के, पर्दा लेकर के, पर्दा कौन गया, वो गेट वाला पर्दा उठा करके, नहीं रे, सारे घूंघट इसको बोलते हैं। ये पर्दा, ये नहीं समझ रहे हो, पर्दा प्रथा नहीं समझ रहे हो, हाँ ठीक, अब समझो, ठीक चल रहा है सब, ठीक। तो अब ये घर से जब बाहर चली गई, तो घर से जब बाहर गई ये स्त्री, अब जो है किसी जगह जाकर के रह रही है कुछ दिनों तक। अब ये समझ रहा है कि यदि हम इस समाज के बीच में रहते तो मुझे जो है कि सुबह पति के साथ मरना होता, इसलिए डर से क्या हो गई, वो भाग गई। वो तो कहलाएगी विधवा, नहीं कहलाएगी। अब घर वाले को पता चलता है कि मर गया। अब ऐसे जो मर गया, घर से बाहर हो गई, अब इसमें से पता चला कि मर गया है। अब ये मर गई, उसका पति मर गया है। अब समाज को पता चला कि मर गया। अब पता चला कि उसका स्त्री कहाँ, पता चला कि स्त्री न है। अब क्या करेगा समाज, उस समय के समाज जो लालचन लगाता था, डायन चलो खाए भाग चलो, डायन चलो, उस समय उसको डायन कर गया। समझ आया बात, क्या है कि वो पति खा गए, भाग गए, समझ में आ रहा है। क्योंकि वो पति को खा करके क्या हो गई, भाग गई। वो स्त्री जो अपना पति को खा के भागी, मतलब वो डायन थी। अब ऐसे स्त्री को डायन बोला गया, क्या बोल दिया, डायन बोला गया। ऐसे वजह को नहीं कुछ होगा, तब इसका मतलब कुछ जो है कुछ करके भाग गए। और स्त्री तो सती ना होना चाहती थी, वो इस डर से भागी थी, वो अपना जीवन जीना चाहती थी, इसलिए पर्दा प्रथा का फायदा उठा करके 4 बजे भोरे भाग गई पहले ही, ताकि सुबह उसका जब सभी समाज के लोग जो उसके पति का जो मरे हुए वश को जो है कि अब जो है कि सब जला उला करके मिट्टी मिला दिया। अब 5-6 दिन के बाद वो स्त्री आती है, आई ना। अब जब आई है स्त्री तो क्या करेगा, पूरे गांव का समाज के लोग जो है कि उस समय मतलब ध्यान दो, इतना रूढ़िवादी लोग समाज रहता था। धर्म के विशेष, धर्म में जो बातें है, धर्म जो कहता है, धर्म में बहुत इससे नियम था गलत था, लोग उसके अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। जो धर्म कहता है, जो पंडित सिखाया, उसके अलावा दूसरा कुछ सही है ही नहीं, वही सही है। जो कि ये चीज क्या था, गलत था, नहीं था। आज हमने
आज के हम समाज में इस चीज को समझते हैं कि गलत था, लेकिन उस समय समाज में यही सोचती थी। अब देखो तो अब जो है कि अब वो डाइन हो गई, अब पूरा गांव के लोग प्रताड़ित कर रहा है कि डाइन आ गई। अब उस डाइन से सब बचेगा, क्या वो पति खा के चली गई है, लेकिन उसको उसको ये पता ही ना, गांव के समाज, ये रूढ़िवादी समाज समझता ही नहीं था कि ये अपना जीवन जीने के लिए घर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उसे सती होना पड़ता। अब ऐसे में से इसे जो है घर से निकाल, ऐसा नहीं उसको भगा देता था, गांव से बाहर, एक छोटे गांव से बाहर जो है कि एकांत एरिया में उसको जो है कि रहने के लिए जगह देता था, तुम एक साइड में रहो। अब ऐसे में से इसको जो है कि कई रूप से जो है कि डायन भी कह रहा है, एक बात अलग है, ऐसे में से पति मरा है जबकि वो एकदम नॉर्मल स्त्री है, वो डायन कह रहा है, वो बात अलग है। और समाज में ऐसे में से छुआछूत इसको मानेगा, इसका छुआ हुआ कोई आदमी कुछ खाएगा नहीं, खाएगा नहीं खाएगा, शादी विवाह में कोई बुलाएगा नहीं इसे, किसी के आगे से जो है कि कोई चीज पूजा पाठ हो रहा है वहां वो शामिल नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकती, इतना प्रताड़न होता था। समझ में ना। अब ये डायन विधवा है, अभी ये क्या है, अभी विधवा के नाम से है। अब इसका जो है कई तरह का, इसका पति मर गया है, समाज इसको अलग कर दिया है, यहाँ तक कि उसका माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करता था ऐसे स्त्री को, कि पति मरे के लिए बेटी है अपन घर, तो पति को छोड़ के क्यों आई, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया ना, तुम्हें सती होना चाहिए, तुम्हें मर के चले जाना चाहिए था, स्त्री का नियम है, तुम नहीं मरी तुम विधवा आप कहलाएगी। लेकिन माँ बाप भी अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं करती थी इसे, बेटी को घर से निकाल देती थी, तुम हमारे यहाँ मत रहना, रहोगे तो हमारे यहाँ खाली अपद्र कुछ से कुछ होगा। बताओ, जिस बेटी को जो है कि बड़े खुशी से डोली पे जो है कि विदा की थी, अब उसका क्या था, उसका कारण जो कि 2-3-5 दिन के बाद उसका पति मर गया, मरने के बाद अपना जीवन जीने के लिए वो घर छोड़ करके भाग गई। अब भागने के बाद उस समाज में जब आता है उसका माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब समझ सकते हो कि धर्म कितना प्रधान था और लोग रूढ़िवादी कितना ज्यादा था। रूढ़िवादी बात समझ में आ रहा ना, कितना ज्यादा रूढ़िवादी था उस समय, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा ना बात। तो अब उसका माँ बाप बेसु क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐसे में से क्या होगा, ऐसे में से ये इसको आर्थिक तंगी आएगा, ऐसे स्त्री कहाँ से खान पान जुटाएगी, आर्थिक तंगी आएगा, आर्थिक तंगी होगा तो पूरा कमजोर होगा तो अब जानते हैं उसका श्रृंगार खत्म हो गया है। हमारे भारतीय नारी जो है कि श्रृंगार हमेशा जो है ना पति के ऊपर करते हैं, पति जिंदा है तो पूरा श्रृंगार, पति मर गया तो श्रृंगार खत्म है कि ना, है कि ना है। आज भी देखोगे हमारे समाज में जो भी विधवा जिंदगी जी रही है उसका श्रृंगार देखना शरीर का खत्म हो जाता है, नहीं वो चूड़ी पहनेगी, नहीं श्रृंगार करेगी, नहीं अच्छा कपड़ा पहनेगी, नॉर्मल रहेगी, क्योंकि उसको देखने वाला कौन है, उसके जो उसका पति परमेश्वर था वही गायब हो गया। समझ में आ रहा बात। तो ऐसे में से ये विधवा और ये विधवा, अंतर है ये विधवा दोनों में, लेकिन दोनों समाज में है, दोनों कहाँ है। इसको भी बातों में जो इसका पता है इसको भी लगेगा विधवा का मतलब यही है। अब समझ में, तो ये विधवा, तो यहाँ बातें है कौन सी, सती प्रथा। तो सती प्रथा को अंत करने के लिए जब 1829 ईस्वी में जब सती प्रथा लाया गया, ऐसे में से सती को जब जलता था, तो जब अंग्रेज अधिकारी जब आया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बोलता है कि जो भी सती को जलाने में लाश के इर्द गिर्द जितना भी आदमी होगा गांव के, सब पे केस होगा और सबको पकड़ के जेल में देंगे। जैसा जहां पर ऐसा होगा कहानी, सब पे केस चलेगा, सबको पकड़ के जेल देंगे। अब अब जब सती मरेगी वहां पे आदमी जलाने के लिए भी नहीं, जलाने के लिए क्या होगा, स्त्री सबसे पहले इसका जो है कि इसका विरोध जताएगा कि कौन है हमारे समाज में ऐसा प्रथा को अंत करने वाला। अंग्रेजों का उल्टा विरोध कर रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये हमारा धर्म है, मेरा धर्म कहता है ये चीज, और धर्म के विरोध चलिएगा तो हम सबसे बड़ा दुश्मन आप ही का हम हो जाए। स्त्री ही सबसे आगे आ गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग का विरोध करने के लिए। क्यों ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रूढ़िवादी समाज सबसे पहले असंतोष हो गया, क्या कि अंग्रेज आज आया है, आज हमारे प्रथा को अंत कर रहा है, आज हमारे धर्म में दखल दे रहा है। बताओ, उस समय असंतोष की भावना हो रहा है, जबकि वो कर रहा है क्या, सही। असंतोष की भावना उस समय है, लेकिन वो कर रहा है सही, पर उस समय समाज क्या लग रहा है, गलत कर रहा है। समझा बात, बैठ रहा है। तो सती प्रथा का जैसे ही रोक लगाया तो सबसे बड़ा अब विरोध शुरू हुआ, सबसे बड़ा विरोध शुरू हुआ। ऐसे ही सती प्रथा का ऐसे अंत करता था 1929 में,
इसी बीच में लॉर्ड विलियम डलहौजी का शासनकाल खत्म होता है इसी 56 में जो है कि इसी 56 में 1856 में 1856 में आ रहा नहीं इसमें रिकॉर्ड पे आ रहा है, ये देखो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक यहाँ मिटाते हैं यहीं से लिखते हैं 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में जो है कि लॉर्ड विलियम, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई गुड न्यूज का जो है कि प्रसार आता है, मुंह मीठा कराने के लिए बहुत मजा आ जाता है। चलिए चले, तुम लोग भी एक दिन जो है कि एकदम पक्का सब नौकरी लो, मुंह मीठा कराने आओगे, ठीक है, जैसे आज आया ना, ठीक। क्या क्वेश्चन था? यदि पत्नी पहले मर जाए तो पति क्या करता है, यही ना। सती प्रथा में जो है ना, देखो हमारे यहाँ जो है ना हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक जो प्रथा रहा है, इनमें से सबसे ज्यादा देखोगे ब्राह्मणवाद नीति के अनुसार स्त्री को शुरू से ही जो है कि पुरुष से नीचा रखा गया है, इस नीचे तप में रखा गया है। इसे प्रतारण सब ज्यादा स्त्री को ही मिला, पुरुष को नहीं मिला, इसलिए सती होता था। भले ही जो है कि सधवा कहलाता था पुरुष, ठीक है, सधवा कहलाता था, लेकिन पुरुष नहीं मरता था। पुरुष को इतना अधिकार था कि वो कम से कम 4-5 के विवाह कर सकता, स्त्री कैसा नहीं था, ऐसा ना। इसलिए जो राजा महाराजा थे पुरुष समुदाय, जब पुरुष समुदाय के लोग की बातें करें तो पुरुष जो है कि एक विवाह के बाद कई और विवाह भी कर सकता था, पर आज हम लोग समझदार ऐसा हो चुके हैं, ऐसा नहीं। चलो समझते इस चीज को। वो जिसका पत्नी मरे सधवा कहलाता था पुरुष, लेकिन जब पति मरे तो तब ये विधवा कहलाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी बीच में क्या होता है, ये 1829 में आता है, सती प्रथा का अंत कर रहा है, और जो भी जलाएगा उस पर क्या करेगा, केस करेगा, सबको जेल भर्ती करेगा, सबको कूटेगा। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सब हार कहां पर आया? इस चीज का जो है प्रचलन धीरे धीरे कम होगा, लेकिन उस समय के समाज, रूढ़िवादी समाज क्या था, इसका विरोध जताया। तो 1857 क्रांति में असंतोष की भावना ये भी लेके आया, क्योंकि यदि एक लाठी मार दोगे बर्दाश्त कर लेंगे, 2 बातें कह दोगे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन धर्म की बातें कह दोगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्थिति है। ये लोग देखना, आज भी देखना, दुनिया में जितना भी बड़ा से बड़ा झगड़ा हो रहा है, जो भी बड़ा दंगा फसाद हो रहा है, सबसे बड़ा लड़ाई का कारण होता है धार्मिक। धर्म का लड़ाई सबसे बड़ा होता है, इसको हम दंगा बोलते हैं। जब 2 धर्म समुदाय के लोग आपस में लड़ जाता है, इसको कहते हैं दंगा, कहते से। और ये सबसे बड़ा होता है लड़ाई, असल में यदि देखा जाए सबसे बड़ा लड़ाई क्या होता है, हाँ, दंगा उसको बोल देते हैं, 2 धर्म समुदाय के बीच की लड़ाई। तो धर्म का जब बात आता है कोई बर्दाश्त करता, इसलिए देखना कि धर्म और जाति और धर्म में कोई आदमी एक नाम लगा के बोल दे ऐसा, देखा कि सब आदमी उलट करके मार करने निकल जाएगा, नहीं मार करता है। सिर्फ जाति का नाम ले ले, स्पेशल किसी एक का ले लेगा कि वो भले मारता है, गलती क्या होता है ना मार रहा है, लेकिन वो जाति का नाम लेकर के कोई उल्टा सीधा बोलते, सब टूट पड़ेगा, सीधा लाठी लेकर दौड़ गए, सीधे ऐसे बोल दिया, सब ऐसे कैसे ऐसे ले लाठी ले दौड़। इसलिए जाति और धर्म का नाम नहीं लेना। उस समय तो और दिमाग का था, अभी भी ये आदमी के बीच में है ये बातें। तो धर्म और जाति से लोग ज्यादा लड़ता है, जबकि स्पेशल यदि बातें आता है, पर्सनल पे आता है, तो आपस में लड़के समाप्त हो जाता है, झगड़ा खत्म कर लेता है, मेल मिलाप कर लेता है। लेकिन धर्म का झगड़ा, सांप्रदायिक झगड़ा सबसे बड़ा झगड़ा होता है, ठीक है। सांप्रदायिक लड़ाई से क्या होता है, सबसे बड़ा लड़ाई होता है। चलिए सांप्रदायिक लड़ाई समझ में आया। सांप्रदायिक जिसको हम बोलते हैं दंगा, अलग समुदाय के लोग या 2 धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं, सांप्रदायिक होते हैं वो। चलो आगे देखें हम लोग, ठीक। तो 1856 में एक कहानी और आ गया। इसके बाद जो है कि एक लॉर्ड डलहौजी शासन काल के बाद, ध्यान देना, 56 57 हम कहानी लास्ट से बगले में देखो,
56 आ गया, ठीक है। इस समय है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। वायसरा है ये, तो आगे चल के भारत का भी वायसरा बनेगा ये, ध्यान देना। तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि देखो इसी बीच में देखो 56 लॉर्ड डलहौजी शासनकाल खत्म हो रहा है, और इसी 56 में ही भारत का नया वायसरा बन के आता है। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है कि ये लाता है कौन सा प्रथा? ये जो है कि ये लाता है क्या? विधवा विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह नियम लाता है। ये कौन लाता है? इसमें इसका विधवा पुनर्विवाह में क्या था? कहा कि जो नारी विधवा है तो वो अपना जीवन जीने का उससे अपना अधिकार है, वो विवाह कर सकती है, ठीक है। वो विवाह कर सकती है, कहीं रोक छेक नहीं होगा। और बवाल हो गया क्योंकि अब तो इससे पहले सती प्रथा पर रोक लगाया था, तो विधवा विवाह कराना शुरू कर दिया अंग्रेज भाई। उस समय का रूढ़िवादी समाज, स्त्री पुरुष सब, और अंग्रेज से क्या हो गया? विरोध हो गया। समझ में आया बात? तो विधवा पुनर्विवाह कब आया? 1856 में। अब पूछा जाएगा कि सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1800। तो सती प्रथा किसने अंत किया? ठीक है। हमारे यहाँ के भारत के भी कई ऐसे समाज सुधारक व्यक्ति थे जो इस चीज का जो है कि काफी सपोर्ट किए थे। ये बातें हम बताएंगे। भारत के धर्म सुधारक आदमी कौन कौन थे, समाज सुधारक आदमी जो इस प्रथा का अंत कर रहा था, इसके बारे में अलग से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। पहले समझो। तो अंग्रेज 1829 में सती प्रथा का अंत कर रहा है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है कि विधवा पुनर्विवाह करवा रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग क्या करवा रहा है? ये विधवा पुनर्विवाह। पूछा जाएगा विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? किसने किया था? इसमें क्या था? विधवा को पुनः विवाह कर सकता है, फिर से विवाह कर सकती है, इसलिए इसको क्या कर दिया? पूरा छूट दे दिया। और यदि कोई रोक लगाएगा उसको क्या होगा? जेल होगा। ऐसा में इस भावना से भी क्या होता था कि भारतीय रूढ़िवादी समाज के लोग सब अंग्रेज से क्या थे? असंतुष्ट थे, यानी कि नाराज थे, अंग्रेज का विरोध। अच्छा ठीक, ले लो। तुम लोग का मुंह मीठा कराने के लिए आया ना? ऐसा लो, जाने में। चलो समझते हैं, ठीक है। अब तुम एक बार बताओ, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह 1857 से पूर्व जो है कि रूढ़िवादी समाज को असंतुष्ट कर रहा है। तो 1857 की जब क्रांति होगा, सब समाज क्या होगा? भीड़ जाएगा किससे? अंग्रेज से लड़ने के लिए, क्योंकि सभी क्या है? असंतुष्ट है, सब नाराज है। ये तभी के समाज क्या है? नाराज है। और उधर किसान तो अलगे नाराज है, उधर नील की खेती का हवा खेती करा करके, चाय खेती करा करके ना है जबरदस्ती नील की खेती, तो किसान अलगे नाराज है ना है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी जो है कि लॉर्ड डलहौजी जो है कि सब राजा का जो है कि लॉर्ड डलहौजी से पूर्व ये हड़प की नीति, और लॉर्ड डलहौजी से पूर्व कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बताए थे। उसने लाया था सहायक संधि, राजा से युद्ध, राजा रहेगा, लॉर्ड डलहौजी राजा को भी क्या करेगा? हड़प करके उसका राजा का भी अंत करेगा। एक बता, तो 1857 क्रांति में राजा का भी अधिकार छीन लेना, वहां पर भी लोग असंतुष्ट था। को कैसे? एक राजा जो था ना, कई लोगों को रोजगार देता था। उसके राजघराने में खटने के लिए कम से कम 100 जो कि व्यक्ति जो काम करता था, उसको तो रोजगार मिलता था, नहीं मिलता था? अब राजा का अधिकार खत्म कर देगा, राज्य खत्म हो जाएगा, जितना राजा के सेवा में लगा था सब ना बेरोजगार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि मजदूर भी क्या है? असंतुष्ट है। रोजगार के जगह पे अब क्या हो गया? लोग बेरोजगार हो रहा है। उद्योग के जगह पे उद्योग क्या लगेगा? वहां पर निरुद्योग हो रहा है, नहीं हो रहा है?
याद है ना कि छोटे मोटे सब सामान आ गया यहाँ पे ना गया। इससे क्या हो रहा था, असंतोष की भावना काफी ज्यादा हो गई थी। तो 1857 का अंतिम सब क्या होगा, फूटेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बातें हम तुमसे एक बात ये पूछते हैं कि सती प्रथा और विधवा, हम थोड़ा सा यहाँ पुनः आते हैं। तो सती पति के मरने के बाद जल के पति के साथ कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, वहां भी सेवा करेगा। इस अवधारणा से स्त्री मर रही है पति के साथ, उसी में जो स्त्री समझदार होती थी वो जो है कि रातें रात जो है घूंघट उठा नीचे किया, उठाया क्या नीचे किया, पर्दा पटाना है, 4 बजे क्या हो गया, भाग गई तो क्या कहलाएगा, विधवा, विधवा कहलाएगा। और इसे विधवा में से जो है कि लोग समाज प्रताड़न लगाएगा, किस बात को लेकर के, डायन को लेकर। असल में एक चीज समझो, डायन सब चीज नहीं होता, डायन सब चीज नहीं होता। लोग उसे प्रताड़न देता है, लेकिन वो जीने के लिए भागा था वहां से। तो वो तो अब एक बात तुम सोचो कि डायन किसे बोला गया, जो पति को खा लिया वही नहीं। तुम इस चीज को अभी तुम समझ रहे हो कि वो अपना जीवन जीने के लिए भागा, नहीं भागा। ठीक है, ठीक चल रहा है रिकॉर्ड। तो अब ये सती और विधवा, अच्छा अभी जो है कि अभी के नारी इस बात को क्या समझती है, नहीं जो किया था वो सही है ना। तो उस समय के नारी क्या सोचती थी, उसके दिमाग में यही होता था। आज की नारी का यदि किसी का पति मर जाता है तो वो दिमाग में सोचती है एगो मरल कोई दिक्कत नहीं चाहिए, फिर पढ़ी लिखी का आगू बढ़ी के फिर नया विवाह होगा ना, यही ना इस समय समझता है। क्योंकि हम विधवा होना, अब सुने विधवा होता ना, विधवा वही है अभी जो लगभग जो है कि 50-55 के बाद जो इसका पति मर गया, अभी वो विधवा है। सुने हो कि लगभग जो कि 15-16 साल से विधवा रहेगी जीवन, नहीं। तो वो विवाह कर सकता है, लेकिन उस समय के नारी में दिमाग में इतना रूढ़िवादी माइंड था उसका, इतना रूढ़िवादी दिमाग, इतना रूढ़िग्रस्त हो गया था कि दूसरा विवाह करती ही नहीं थी, पति के साथ जल के मरती थी। उस समय नारी के एक ही मन में अवधारणा था, क्या पता है वो अवधारणा क्या था? उस समय जो सती जो ये नारी होती थी उसके दिमाग में एक ही बात था, कभी तो बनूंगी राजा की रानी, बस यही दिमाग में रहता था। नहीं गाना में है, गाना में है ना, वो दिमाग में एक रहता था, वो जो रानी जो बनेगी, जो उसका राजा होगा वो बस वो रानी बनेगी। लेकिन अभी सोच के हिसाब से देखोगे तो वो ये नहीं सोचती थी कि रानी बनेंगे पर एक गुलाम का रानी बनेंगे, नहीं है। इसका मतलब वो गुलाम की रानी बनेगी उस समय। अभी के लोग यदि बोल सकता है तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं, लेकिन उस समय गुलाम की रानी बन करके जो है कि सती हो जाती थी, क्योंकि उस समय समाज में इसी अवधारणा थी। समझा बात? और एक बात है, आज जो ये जो डायन की बातें होता था, आज तब नया डायन नहीं होता होगा। उस समय डायन, क्या अभी भी डायन नहीं है? अभी भी लोग डायन बोलता है। अभी कौन किसको लूट करके कौन कौन पर्दा पड़ता था, जो 4 बजे भोरे भाग गया कौन स्त्री, ऐसा तो नहीं होता है अभी, फिर भी अभी डायन है। सोचो थोड़ा सा, हम सोचने की सिखा रहे हैं, अभी फिर डायन क्यों है? अभी लोग देखो गांव ग्रामीण में देखोगे बोले कि डायन कर दिल के, देखो सांप पहले वही डायन भेज होते, देखे छो एलन रहती सांप, वो जन भेजल का सांप रहे, लोग बोलता है, बोलता है हाँ, बोलता है, क्यों बोलता है? आज डायन किसको कहा गया पता है? आज डायन किसको बोला गया? निस्सहाय औरत को बोला गया है, जिसको कोई सहारा नहीं है, जो पूरा गरीब है। आज उसको जो 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 अपना जीवन जीने के लिए जो है ना बहुत कष्टदायी जीवन जी रहा है, वो ऐसे स्त्री, उसको लोग आज उसको डायन बोलता है। पूरा निस्सहाय, उसको किसी का सहारा नहीं है, ऐसे स्त्री को आज डायन बोला गया है। सुने हो कि कहते हैं कि एकदम जो पढ़ा लिखा है, एकदम जो है कि पढ़ा लिखा है, एकदम जो है कि पैसा वाला है, उसके घर में वो डायन है। अमीर के घर में डायन नहीं होता। सुने हो कभी कि डायन जो क्यों अमीर घर में बोल दे दादी डायन चले, मार डंगा करके गाँव से बाहर कर देगा, तुरंत बोल देगा। तो गरीब आदमी को जो निस्सहाय होता था उसी को डायन आज लोग आदमी बोलता है। और आज देखना समाज में ऐसा भी कोई आदमी ऐसा होगा जिसको डायन आज कहता है, तो उसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं होगा, उसको लोग डायन बोलता है। गरीब में ही डायन होता है, अमीर में डायन नहीं होता है।
समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? डायन कहाँ होता है? यदि ऐसा डायन होता, सोचो थोड़ा सा, यदि डायन ऐसा होता, जो इलेक्शन जो हो मुखिया सरपंचों का, तो ऐसे में से क्या होता है, प्रत्येक मुखिया 5-5 गो डायन को बहाल करके अपने यहाँ रखता। कहते फलवा मुखिया मारा जा, तो उन्हें पेट में दर्द उठावा, उन्हें खत्म करवा दो, मुखिया इलेक्शन जीत जाता? नहीं जीत जाता? क्या जरूरी था? बैठे बैठे घर से जीत जाता, क्योंकि 5 गो डायन को पाल के रखता, वो इलेक्शन पक्का जीतता वो, क्योंकि डायन को देता 5-6 हजार टका, 10,000 डिमांड करता है, हम डायन 10,000 15,000 दीजिए, और मुखिया को हमने बनने देंगे, पेट में दर्द उठा देंगे, प्रसार करने नहीं देंगे, हॉस्पिटल बंद करवा देते कुछ दिन के लिए। यदि ऐसा डायन होता तो कुछ होता ही नहीं होता। लेकिन आज देखना कि लोग डायन उसी कहता है जो हर तरीका से, हर तरफ से प्रताड़ित है, ऐसे स्त्री औरत को ही डायन कहा जाता है। ठीक है ना? आज टेक्निकल प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा है ना, चलो समझते हैं। तो हम कहाँ पे थे? डायन की बातें कर रहे थे। क्या हमारे समाज में ऐसा है कि नहीं, लोग निसहाय और पूरे गरीब तबके लोगों को बोला जाता है। अब ऐसे में से देखना, खास करके ध्यान समझना, ऐसे में से आज के भी लोग ऐसे समाज में आज भी है, ऐसे में से जिसके यहाँ अगल बगल उस समय और आज में भी देखना, यदि किसी प्रकार का पूजा पाठ, किसी प्रकार कोई विधान हो रहा है, उनमें से यदि किसी तरह का जो है कि त्रुटि देखा गया, तो जस्ट देखना गांव वाला उसी डायन का नाम लगाएगा, तो फलवा डायन हमारे गांव में है, उसी करने कारण ऐसा हुआ है। या जा रहा था कहीं, वो नजर रास्ते में नजर आ गई, गया कमेन हुआ, क्या कहें, रास्ते में डायन मिला हुआ था, वो एकदम अशुभ हो गया उसको देखने के साथ है, नहीं बोलता है ऐसा बोलना, ऐसी अवधारणा क्या है, गलत है। सभी इंसान अच्छा होता है, ईश्वर के बनाया गया सभी इंसान सब बराबर है, कोई डायन जोगिन ऐसा सब चीज नहीं है। ऐसा होता ना, ऐसा यदि होता, जो सबसे बड़ा दुश्मन हम लोग का जो सब है बॉर्डर पे, पूरे बॉर्डर पे डायने को लगा देते, नहीं मारता ना, मारता इधर सुइया चुभाता, वहां पर उसका पेट में दर्द उठता, नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता है? या दुश्मनी हो जाता है, दुश्मनी हो गया चल जान, तब देखो दिखा दी चम, क्या करता, उलट देता उसको, मार देता जान से। ऐसी कहानी नहीं है, लोग व्यवहार से कारण, जो इसका व्यवहार कारण ऐसा हो जाता कहानी। चलो आगे बढ़े हैं। आज की स्त्री, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग कितना अभी एडवांस हो चुके हैं, नहीं हो रहे हैं? चलो, ये सभी अवधारणा जो है कि क्या होगा, 1857 क्रांति में क्या होगा, एक असंतोष की भावना को लेकर के अंग्रेज से भिड़ेगा लड़ने के लिए। समझ में, एक कारण समझ में आया, बात समझ आया सबको, कारण? चलिए अब अगला कुछ कारण पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था, ओझा क्या था फिर? तो ओझा क्या था? ओझा उस समय, देखो ओझा जो बोलते हैं ना, देखो दुनिया में कहता काला एक दुनिया है जो मंत्र बोलते हैं, ये चीज है, पर लोग विश्वास कैसे करें? यदि कोई यदि बोले ओझा को से जो है कि आदमी को मार दिया, कुछ कर दिया, कानून इस चीज को नहीं मानता है, केस करने जाओगे ना, फलमा डायन जो है कि मतलब जो फलमा को मार दिया, केस करने के लिए आए, थोड़ा मानेगा? ऐसे कहानी हमारे पंचायत में ही अगल बगल हुआ था। एक अक्सर देखना, आज जो पूरे निस्सहाय ऐसे बूढ़ी सबको ही डायन ज्यादा बोलता है, लोग बोलेगा बाप रे बाप, जानते अपने आप विधि विधि करती है और अपने से जैसे बोलती है, देख लेती है ना, ऐसे देखती है, बाप रे बाप, पेट अंदर टूट गया था हमको, नहीं बोलता है। लेकिन ये सब तो जागो नहीं, सब कानून नहीं मानता है, कानून संविधान सब मानता नहीं है। चलो आगे बढ़े। और 1856 में क्या आया, विधवा पुनर्विवाह, क्या था? हाँ, इस पे एक बात और है, थोड़ा समझो। तो विधवा पुनर्विवाह कौन लाया? लॉर्ड कैनिंग ने। इसी में से एक समाज सुधारक, ध्यान देना, विधवा पुनर्विवाह, इसी में से एक समाज सुधारक, कौन सुधारक? समाज सुधारक व्यक्ति, एक समाज सुधारक व्यक्ति जिसका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर, नाम सुने हो ईश्वर चंद विद्यासागर का? नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है।
ये समाज सुधारक थे हमारे यहाँ का, जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर के पूरा जागरूक था। हमारे समाज, उस समय समाज को पूरा जागरूक बनाता था। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। बड़े पढ़े लिखे, बड़े होशियार समझदार व्यक्ति, बड़े समाज सुधारक थे ये। तो जब वो प्रचार प्रसार करता था ना समाज के बीच में जाकर के कि विधवा को, उस समय जो है ना आदमी विधवा भी ज्यादा हुआ करता था। सती प्रथा जब रोक लग गया तो विधवा का प्रचलन चलते रहा, क्योंकि मरते आदमी, पुरुष तो मरेगा ही। लेकिन ये तो अंत हो रहा था, पर ये अभी भी है, वो उम्र के हिसाब अलग अलग फेज पर है। लेकिन विधवा थोड़ा कि खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। जरूर है कि 65 साल में या 60 साल में, 50 साल में पति जिसका पहले मरेगा तो विधवा जरूर कहलाएगी। लेकिन सती प्रथा क्या हो गया? अंत हो गया। इसमें से विधवा पुनर्विवाह को बोलेगा कि 45 साल की है, क्या कहते हैं, 45 साल नहीं, ले चलो लगभग 50 साल, 55 साल, अब विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। विधवा पुनर्विवाह वहाँ अच्छा लगेगा वहां पे। अब कोई बूढ़ी जाके ब्याह करने के लिए अच्छा लगेगा? किसके लिए है? विधवा पुनर्विवाह मतलब क्या होता है कि जो विधवा हो गई 55 साल में, क्या करेगी? बूढ़ी जाके ब्याह कर दूसरा करेगी। तो विधवा पुनर्विवाह उसी के लिए है, तू लोग वही समझ रहा है। विधवा पुनर्विवाह ऐसे 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 स्त्री के लिए था जो 18-19 साल है, जिसका पति तत्काल किसी कारण से बस मर गया है। ऐसे स्त्री जो जीवन अपने उसका जीने के लिए आगे बहुत है, ऐसे में से ऐसे स्त्री क्या कर सकती? विवाह कर सकती है। ऐसे समाज सुधारक में ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद खूब प्रचार प्रसार कर रहा था। जब समाज के बीच में जाता था कि ऐसे विधवा बेटी को जो है क्यों घर में बैठा करके इसको विवाह करी हुई है, विधवा कैसे करा, ऐसे विवाह कैसे करवा देंगे? यदि विवाह करवाएंगे, आपका बेटा ही है ना, ईश्वरचंद सागर को जो है कि एक बेटा था, क्या बेटा था? तो ऐसा यदि आप ऐसा बात बोलते हैं, आपका एक बेटा, अपना बेटा विवाह करके दिखाइए ना। ईश्वरचंद विद्यासागर को कहता था ऐसा। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो है कि विधवा पुनर्विवाह को जो है कि प्रचार प्रसार जो है कि सब ऐसा इस चीज को जो है कि माने और विधवा का पुनर्विवाह हो सके, इसलिए अपना बेटा को, अपना एक बेटा विधवा से विवाह करवाया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने बेटे को जो कि विवाह, जो शादी जो करवाया, विधवा से करवाया, जिसका पति मर गया था, उससे विवाह करा करके अब पूरे समाज में जाके प्रचार प्रसार किया। जो बोलता था, कुछ बोलिएगा तो उस पर असर आपको पहले दिखाना पड़ेगा। देखिए, अब यदि आप हमको कहिएगा कि विधवा से विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा का विवाह पुनः नहीं होना चाहिए, जो समाज हमें कहेगा कि अपना बेटा करा के देखिए इसका प्रमाण है, देखिए मेरा बेटा विवाह किया है, कहाँ मर रहा है मेरा बेटा? क्योंकि उस समय नियम था कि विधवा से विवाह करेगा तो वो अछूत स्त्री है, वो जिस घर में जाएगी उस घर में फिर कोई कुछ ना कुछ घटना होगा, धन नाश हो जाएगा, फिर पति मर जाएगा, तो उसके परिवार में कुछ हो जाएगा। ऐसी अवधारणा ही थी, इसलिए विधवा से कोई विवाह नहीं करवाता था, बच्चा तक गोद में नहीं देता था, पूजा पाठ में संलग्न नहीं होने देता था। आज भी देखना विधवा सब लोग को जो है, जो महिलाएं हैं, पूजा पाठ सबसे दूर रखेगी, उसको नहीं देता है कुछ करने के लिए। आज के थोड़ा समझदार सब स्त्री सब ऐसा हो गया है कि विधवा रहे कुछ रहे, बच्चे गोद में खेलने के लिए देता है, ला खिला बच्चा, तेल लगा बच्चा, नहीं ऐसा है। लेकिन उस समय नजर से बचाता था कि देख ही नहीं लिए हमारा बच्चा का घटना। ऐसे में से ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपना बेटा को विधवा से विवाह करा करके सब समाज को कहता था, देखिए हम विधवा पुतहू है, कहाँ मेरा बेटा मर रहा है। यदि ऐसा होता कि विधवा को घर में लाने के बाद जो कि किसी तरह घटना होता, आज मेरे यहाँ घटना घट चुका होता। हमारे ऐसा कुछ इसी ऐसा घटना हुआ नहीं है। इसलिए विधवा जो स्त्री है उसको पुनर्विवाह होना चाहिए, उसका विवाह उसका जीवन जीने का हक है, उसको जीना चाहिए, इसलिए उसका विवाह करवाइए। और ऐसे पिता को, ऐसे विधवा जिसका बेटी था उसको विवाह करने से प्रचार प्रसार खूब किया और ऐसा विवाह का परंपरा धीरे धीरे शुरू हुआ। आज देखना जिस स्त्री के जो है कि पति थोड़ा सा कम उम्र में ही मर गया, ऐसे में से स्त्री जो दूसरा विवाह करती है और लोग उसको किसी प्रकार का लालछन लगाता नहीं है। क्या लगाता है? क्योंकि हम लोग अब समझदार हो चुके हैं।
ठीक है। और आज हमारे यहाँ की माँ बेटी भी क्या होगी, काफी समझदार हो चुकी है, इस चीज को समझती है। पर उस समय का समाज ऐसा सोचता नहीं था, क्योंकि उस समय का व्यक्ति पूरा रूढ़िग्रस्त था, रूढ़िवादी था, रूढ़ि माइंड का था। समझाया बात, समझाया बात ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे एक चीज पढ़ते हैं। ये तुम्हारा आज का फेज, ये सामाजिक और धार्मिक कारण कुछ बातें हमारा समाप्त हुआ। इसमें से हम कुछ धार्मिक बातों में लेके चलेंगे, कुछ और पॉइंट्स है इस चीज को लेके चलेंगे, धार्मिक बातों को और लेके हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस दूसरा फेज वाला हम कहानी शुरू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गया बात, ठीक है। आज का यहीं तक क्लास रहेगा। जय हिंद।